हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जो भी लोग मैं सुन रहे हैं, मैं नाम उत्कर्ष सिंह है। आपने अपना प्यार चैनल खोल लिया टारगेट सेमेस्टर। यहाँ पर आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर का एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एग्जामिनेशन आपके सभी लोग के पास में है। ठीक है, तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी इसको हम कहते हैं डीडीयू। ठीक है, डीडीयू के हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के। मैंने ही पढ़ाने का सारा काम आपको किया है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सारी अच्छी चीजें करेंगे। ठीक है, चलिए, इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर डिस्कस किया था? इससे पहले हमने डिस्कस किया था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इंडिया। हमने इससे पहले डिस्कस किया था कौन सा चैप्टर? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इंडिया वाला चैप्टर डिस्कस किया था। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर का हिस्ट्री, बेसिकली हिस्ट्री क्या है, ठीक है, तो हिस्ट्री में आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 को। ठीक है, जैसे अलग अलग यूनिट है, सभी को पता है कि टोटल बेसिकली हमारे पास 8 यूनिट है। तो आज हम क्या करेंगे, यूनिट 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जस्ट एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि लगातार क्लासेस चलती रहती है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऊपर नीचे होती रहती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहला क्वेश्चन क्या है? द्वितीय मराठा युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 3 मराठा युद्ध हुए थे, पहला मराठा युद्ध, दूसरा मराठा युद्ध और तृतीय मराठा युद्ध। यहाँ पर पूछा गया है द्वितीय मराठा युद्ध कब से शुरू हुआ था। तो द्वितीय मराठा युद्ध सभी लोग जानते हैं 1803 से लेकर के 1806 तक स्टार्ट हुआ था। कई किताबों में 1802 भी लिखा रहता है, लेकिन वो सही नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद संधि हुई थी, सभी को संधि का नाम पता है, SSBDHR। ठीक है, सेकंड आंग्ल मराठा वॉर के बाद संधि हुई थी। ठीक है, तो संधि में कौन कौन थे? इधर कौन थे? यहाँ पर सिंधियां हैं, सिंधियों के साथ एक संधि हो रही है, एक संधि हो रही है भोसलों के साथ। सिंधिया ग्वालियर के हैं, भोसले। ठीक है, भोसले हो गए आपके, और फिर होलकर हो गए, होलकर, ये एस फॉर होलकर, जो कि इंदौर के हैं। ठीक है, अब एस मतलब यहाँ पे हो गया सुरजी अर्जुन गांव, इसको देवगांव कहते हैं, और यहाँ पर होकर है रायपुर घाट की संधि। ठीक है, रायपुर घाट की संधि। ये यहाँ पर 3 संधियां होती हैं। सिंधिया ग्वालियर के हैं, होलकर इंदौर के हैं, और भोसले हमको जहां तक नॉलेज है नागपुर के हैं। ठीक है, हाँ, भोसले नागपुर के हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड मराठा। इसी तरीके से अगर आपको फर्स्ट देखना हो, फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तो फर्स्ट मराठा आंग्ल युद्ध कब हुआ? तो ये 1800 में है, ये 1775 से लेकर 1782 के बीच में हुआ। ठीक है, यहाँ पर संधि इसको कहते हैं सालबाई की संधि। क्या कहते हैं भाई? ट्रीटी ऑफ सालबाई कहा जाता है इसको। ठीक है, समझ तो आ रहा है ना, सालबाई की संधि कहते हैं। ठीक है, अब एक और हुआ था जो थर्ड में हुआ है, थर्ड आंग्ल मराठा वॉर, थर्ड आंग्ल मराठा वॉर। यहाँ पर एक और संधि हुई है 1802 में। 1802 में बसीन की संधि हुई थी बाजीराव द्वितीय के बीच में। बाजीराव द्वितीय के अलावा यहाँ पर उस समय का जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, बाजीराव द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी, उसको बासीन की संधि या बैसीन की संधि कहते हैं, ट्रीटी ऑफ बेसिन। ठीक है, 1802 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में पूछा था, 1802 में कौन सा हुआ? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर का समय काल 1816 से लेकर 1818, कई किताबों में 1819 भी दिया रहता है। ठीक है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, ये जो ट्रीटी है ये सिंधियों के साथ हुई थी। किसके साथ हुआ था? सिंधियों के साथ ये ट्रीटी हुई थी। और यहाँ पर जो संधि हुई थी उसका नाम था मदसौर की संधि, ट्रीटी ऑफ मदसौर। ठीक है, यहाँ पर संधि हुई है थर्ड आंग्ल मराठा वॉर में, सो कहते हैं मदसौर की संधि। क्या कहा जाता है भाई? मदसौर की संधि कहा जाता है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ मदसौर। ठीक है, सभी लोग देख रहे हैं? जितना फैक्चुअल डाटा है सब कुछ नोट कर लीजिए। ऐसा कोई चीज नहीं लिखा गया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, कौन से युद्ध हुए, किस ईयर से किस ईयर के बीच में हुए, और आखिरी में कौन सी संधि हुई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे यहाँ पे सालबाई की संधि है, इसी में आपको पुरंदर की भी संधि देखने को मिलेगी।
ठीक है। तो बहुत सारी संधियां हुई हैं, वो सारी संधियां आपको अच्छे तरह से क्या करना है, तैयार करना है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम बताते चलेंगे, ठीक है। सेकंड मराठा वॉर 1803 से 1806 के बीच में हुआ था, ठीक है। इस समय कौन था, इस समय लॉर्ड वेस्ली हुआ करते थे। इधर के अगर समय काल के बारे में बात करेंगे तो इधर कौन थे, इधर तो वॉन हेस्टिंग थे। 75 में कौन था, वॉन हेस्टिंग हुआ करते थे, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे 1816 से 1818 के बीच में, तो यहाँ पर लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग हुआ करते थे, गवर्नर जनरल, ठीक है। तो थोड़ा बहुत नाम आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हड़प नीति की शुरुआत किसने की, हड़प की नीति को कहते हैं, जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसकी है, लॉर्ड डलहौजी की है, ठीक है। दो संधियां जो हम बोलते हैं, एक होता है सहायक संधि जिसको हम कहते हैं सब्सिडरी अलायंस, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए सहायक संधि भारत में लेकर के कौन आया था, तो सहायक संधि भारत में लेकर आए थे लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। और सहायक संधि के बाद दूसरा जो हमको यहाँ देखने को मिलता है वो क्या है, हड़प नीति है, जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को लेकर आने वाले कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे, ठीक है। इनका पूरा नाम जेम्स रामसे मैकडॉनल्ड था। इनका पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम था जेम्स रामसे मैकडॉनल्ड, ठीक है। अगर बात करें कौन से इलाकों को जीता था, तो इसका भी क्रम है, आप याद कर सकते हैं। जैसे पहले सतारा को जीता था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में 1848 में सबसे पहली बार सतारा से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, सतारा। उसके बाद बागपत, संभलपुर, ठीक है, जयपुर, ऐसे करके बहुत सारे इलाकों को जीता था। सबसे पहले सतारा से जीतना स्टार्ट किया था, ठीक है। ये क्रम आगे तक चलता जाएगा और क्रम के बाद हम यहाँ पर देखने को हमें क्या मिलता है, जैसे 1853 मिलता है, ठीक। इसके बाद 1854 मिलेगा और इसके बाद 1856 मिलेगा, ठीक है। तो तीन लास्ट के तीन आपको याद करना जरूरी है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। तो लास्ट का तीन कैसे याद करोगे, जवाहरलाल नेहरू और अरुणा असफ अली, JNA, लास्ट में तीन जो हुआ था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, तीन जगहों को हड़प्पा था ब्रिटिशर्स ने, वो तीन जगह JNA के थ्रू याद कर सकते हो, 1853, 1854, 1856, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जे के मतलब है झांसी, झांसी को अंग्रेजों ने लिया था। एन का मतलब है नागपुर, नागपुर को अंग्रेजों ने लिया था। और ए का मतलब है अवध, ठीक है। अगर बहुत टफ क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा, क्रम पूछेगा कि 1848 से लेकर 1856 तक हड़प नीति के तहत कौन से राज्य आते थे, इसको क्रम में सजाइए। अगर कोई बहुत टफ क्वेश्चन पूछेगा तो, इतना टफ क्वेश्चन वैसे यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन पर नहीं पूछता है, ठीक है, उतना टफ नहीं पूछता, इतना टफ मतलब बनता भी नहीं है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, सतारा, बागपत, संबलपुर, जयपुर, ये स्टार्टिंग में है। लास्ट का तीन है झांसी, नागपुर, अवध, ठीक है। अवध को आउटरेम पॉलिसी, जेम्स आउटरेम की रिपोर्ट के बेसिस पर अवध को हड़पा गया था। और अवध के उस समय के जो नवाब थे उनका नाम था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह उस समय के नवाब हुआ करते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आने का बहुत ज्यादा चांस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है इंग्लैंड में, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही है 1600 में, ठीक है। और 1600 में यहाँ की महारानी है क्वीन एलिजाबेथ वन, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ वन यहाँ की क्या है, महारानी है, ठीक है। हु वॉज द रूलर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्थापित हुई थी इंग्लैंड में, उस समय भारत का शासक कौन था, ठीक है। तो क्वीन एलिजाबेथ वन वहां की शासिका हुआ करती थी। ये टाइम है 1600, तो 1556 से लेकर के 1605 तक कौन रहा भारत का शासक, अकबर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा इसका, सी आंसर हो जाएगा, अकबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी, बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी 23 अक्टूबर 1764 को। बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई, बक्सर की लड़ाई लड़ी गई 1764 में। बक्सर कहां पर है, बक्सर बिहार में है इस समय, ठीक है। अब 22 अक्टूबर भी कई किताबों में लिखा रहता है, तो 22 अक्टूबर भी लगभग सही है। कई किताबों में आपको 22 अक्टूबर का भी जिक्र मिलेगा कि 22 अक्टूबर को भी बक्सर के युद्ध हुआ है। अब यहाँ पर दो पक्ष है, ठीक है। एक तरफ यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कर्नल हेक्टर मुनरो लीड कर रहे हैं, कर्नल हेक्टर मुनरो, ठीक है।
और दूसरे साइड यहाँ पर 3 लोग हैं। एक है मीर कासिम जो कि नवाब है, कौन, कहाँ का, बंगाल का नवाब है। एक है मुगल बादशाह जिनका नाम है शाह आलम द्वितीय, ठीक है। और इनके अलावा नवाब अवध के जिनका नाम है सुआजुद्दौला, ठीक है। तो दो पक्षों के बीच में युद्ध हो रहा है। इनके पास सेना बहुत बड़ी है लेकिन ये हार जाते हैं। और इस जंग में जीतता कौन है? इस जंग में जीतते हैं कैप्टन हेक्टर मुनरो जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर रहे थे? लीड कर रहे थे। मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुआजुद्दौला की क्या हो जाती है? हार हो जाती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये लोग संधि करते हैं 1764 में। जंग को हारने के बाद शाह आलम द्वितीय और सुआजुद्दौला से संधि की जाती है। मीर कासिम भाग जाता है, फिर उसको कोई देख ही नहीं पाता उसके बाद, ठीक है। बक्सर की युद्ध के बाद मीर कासिम कहीं भाग जाता है, फिर उसके बाद कोई देख ही नहीं पाता मीर कासिम को, ठीक है। अब यहाँ पर संधि होती है शाह आलम द्वितीय से और सुआजुद्दौला से, ठीक है। 12 अगस्त या 16 अगस्त को संधि हुई थी, दोनों लोगों से अलग अलग संधि होती है। यहाँ पे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। और इलाहाबाद की संधि कौन करता है? रॉबर्ट क्लाइव करता है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव को इलाहाबाद की संधि करने के लिए इंग्लैंड से बुला लिया जाता है कि आप आ जाओ इंग्लैंड से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग अधिनियम कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 में पारित किया गया था। इसमें क्या था? गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद दे दिया गया था, ठीक है। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था इसमें। और यहाँ पर 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मेंबर्स को भी अपॉइंट किया गया था, ठीक है। 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर्स को भी क्या कर दिया गया था? अपॉइंट किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत में, ठीक है। यहाँ पर 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मेंबर्स का नाम क्या है? फिलिप फ्रांसिस, रिचर्ड बाल्वेल, जॉन क्लेवरिंग और जॉर्ज मॉनसन। ये 4 व्यक्ति हैं। फिर से नाम बोल दे रहा हूं, रिचर्ड बाल्वेल, फिलिप फ्रांसिस, जॉर्ज मॉनसन, जॉन क्लेवरिंग। ये 4 लोग हैं जो पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने, ठीक है। 1774 में बाद में कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट भी स्थापित करती है, अपने लिए करते हैं अंग्रेज, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भी कलकत्ता में क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। नोट कर लेंगे सभी लोग सभी पॉइंट्स को, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे हम, किसी और अभी आगे भी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो हम देख लेंगे और भी, ठीक है। यहाँ तक नोट करो। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। और यहाँ पे गवर्नर जनरल बंगाल कौन बना? सर वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। किसको बनाया गया? सर वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। थोड़ी अगर मेरी स्पीड तेज हो तो मुझे बता दीजिएगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष होती है? ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष होती है? देखिए वर्ष बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है हमेशा। वर्ष किस वर्ष होती है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में होती है। किसके द्वारा होती है? कॉलबर्ट के द्वारा होती है। कॉलबर्ट एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है लुईस 15वां का, ठीक है। लुईस 15वां का एक वो मिनिस्टर होता है लुईस 15वां का, इसका नाम है कॉलबर्ट, ठीक है। तो लुईस 15वां का फाइनेंस मिनिस्टर कॉलबर्ट ने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या की थी? स्थापना की थी, ठीक है। चलिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, आगे बढ़ते हैं। साल बाई की संधि कब होती है? साल बाई की संधि 17 मई 1782 या 17 जुलाई? तो इसका आंसर जो सही है, साल बाई की संधि फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध खत्म होने के बाद साल बाई की संधि होती है 17 मई 1782 को, ठीक है। 17 मई 1782 को साल बाई की संधि की जाती है, ठीक है। अब एक्चुअली मुझे ईयर तो याद है लेकिन ये डेट मुझे लगभग कुछ कुछ का याद है, मुझे बाकियों का डेट भूल जाता है, तो थोड़ा सा मैं उसके लिए देख रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ के रखिए, आपको मत मिलेगा। फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध कहा जाता है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कहा जाता है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1775 से लेकर 1782 तक होता है, ठीक है। 82 में जंग खत्म हो जाती है और साल बाई की संधि होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, मराठों के बीच में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 में हुआ, ठीक है। फिर से वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? कार्नेटिक का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? कार्नेटिक के युद्ध के बारे में क्वेश्चन है। तो कार्नेटिक का प्रथम युद्ध यहाँ पर 1746 से 48 के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूं एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे संधि भी होती है, ठीक है। वह संधि को देख लीजिएगा। फर्स्ट कर्नाटक में 3 युद्ध हुए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, दूसरी कर्नाटक युद्ध और तृतीय, ठीक है। तो मुझे लास्ट के 2 का तो संधि का नाम याद आ रहा है, पेरिस की संधि हुई थी और एक पांडिचेरी की संधि हुई थी दूसरे तीसरे में।
पहले अभी कौन सी संधि हुई थी मुझे अभी दिमाग में चढ़ नहीं रहा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। आंसर इसका होगा 1746 से 1748 के बीच में फर्स्ट कार्नेटिक वॉर होता है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देख लो सभी लोग, थोड़ा जल्दी बढ़ते हैं। पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई? पुरंदर की संधि के बारे में पूछा गया है। पुरंदर की संधि होती है 1776 में, ठीक है। पुरंदर की संधि कब होती है? 1776 में पुरंदर की संधि होती है, सभी को पता है पुरंदर की संधि 1776 में होती है। वॉरेन हेस्टिंग को कब गवर्नर बंगाल का बनाया गया था? ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर कब बनाया गया था बंगाल का? तो गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का 1772 में बनाया गया था। यहाँ पे सिर्फ गवर्नर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर गवर्नर जनरल पूछता तो 1773 हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ गवर्नर लिखा गया है। तो गवर्नर के तौर पर 1772 से 1773 तक गवर्नर रहा। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सर वॉरेन हेस्टिंग को गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, ठीक है। ये चीज मैं पढ़ा चुका हूँ, अभी मैंने बताया, ठीक है। When was the Battle of बेदरा fought? बैटल ऑफ बेदरा कब फॉट हुई थी? तो बेदरा का जो युद्ध है इसको हुगली का युद्ध या चिंसूरा का युद्ध भी कहा जाता है। ये 1759 में लड़ी गई थी, ठीक है। तो बेदरा का युद्ध, हुगली का युद्ध या चिंसूरा का युद्ध, तीनों युद्ध लगभग सेम है, ठीक है। ये किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, ठीक है। और दूसरे साइड कौन थे? डच हुआ करते थे, ठीक है। तो डच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बेदरा का आखिरी युद्ध हुआ था 1759 में, ठीक है। 1760 में फिर वांडी वाश का युद्ध हुआ, जो कि अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेजों के अलावा यहाँ के फ्रेंच के बीच में हुआ 1760 में, ठीक है। बैटल ऑफ बेदरा, बेदरा का युद्ध की बात हो रही है। आगे बढ़ेंगे। मिर जाफर बंगाल का नवाब कब बना? मिर जाफर, मिर कासिम। मिर जाफर को सबसे बड़ा धोखेबाज माना जाता है। 1757 में मिर जाफर बंगाल का नवाब बनता है। 1757 से लेकर के 1760 के बीच में, नोट करेंगे सभी लोग। इसके बाद मिर कासिम बनता है। मिर कासिम 1760 से लेकर 1763 तक रहता है, ठीक है। उसके बाद कौन बनता है? फिर से मिर जाफर आ जाता है। फिर उसके बाद उसका बेटा बनता है, ठीक है, मिरान नाम रहता है उसका, नोट करेंगे सभी लोग। चलिए, मिर जाफर को इतिहास में बहुत बड़ा गद्दार भी माना जाता है। जैसा कि मैंने पढ़ाया था, रॉबर्ट क्लाइव का गधा भी कहा जाता है इसको, ठीक है। मिर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गधा भी कहा जाता है। मैंने वो कहानी सुनाई है सबको, मजेदार वाली कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वकील मुख्तलक की उपाधि किसे प्रदान की गई? कॉन्सेप्ट क्या है? वकील मुख्तलक, ठीक है। ये वकील मुख्तलक बहुत बड़ा पद हुआ करता था, डेप्यूटी करके पद होता था, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है उसके नीचे का जो पद होता है वो होता है, ठीक है। तो वकील मुख्तलक की उपाधि जो है वो नाना फर्नांडिस को मिली थी। नाना फडणवीस का नाम सबने सुना होगा, इनकी दुश्मनी के बारे में भी सुना होगा। रघुनाथ राव या रघोबा से इनकी जो दुश्मनी थी वो पूरे मराठा जगत में फेमस थी, ठीक है। बाढ़ भाई कमीशन के अध्यक्ष भी हुआ करते थे नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का नाम सबने सुना होगा लगभग, ठीक है। रघुनाथ राव, कैसे संबंध थे रघुनाथ राव से इनके, ठीक है। मन तो करता है कहानी सुनाओ, लेकिन यहाँ पर उतना टाइम नहीं रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में है, यहाँ पर एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? तो आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करने वाले कौन थे? हैदर अली थे। हैदर अली पिता हैं किसके? टीपू सुल्तान के। टीपू सुल्तान के पिता, इनका नाम है हैदर अली, ठीक है। इन्होंने एक आधुनिक मॉडर्न फैक्ट्री खोली, गन्स की। कहां पर खोली इन्होंने? आर्मरी की फैक्ट्री खोली 1755 में डिंडीगुल में। डिंडीगुल कहां पर है? मैसूर के अंदर है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर युद्ध के बारे में बात हो रहा है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली की बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई और उनकी जीत हो गई, ठीक है। द्वितीय वाले में ये हार जाएंगे और हार करके इनकी मृत्यु भी हो जाएगी। इनकी मृत्यु होने के बाद इनका जो बेटा है वो द्वितीय के बाद क्या करेगा? कंटिन्यू करेगा शासन करना मैसूर के ऊपर, ठीक है। तो 4 मैसूर युद्ध हुए। आखिरी मैसूर युद्ध 1799 में हुआ, वहां पर श्रीरंगपट्टनम की संधि भी कहा जाता है, ठीक है। टीपू सुल्तान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया, ठीक है। नोट करेंगे सभी लोग। चलिए मुझे बता दीजिएगा, मैं थोड़ा ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ या ज्यादा तेज तो नहीं बता रहा हूँ। इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? अब व्यापारिक अड्डे क्या होते हैं? ट्रेडिंग पोस्ट, मतलब फैक्ट्रीज होती हैं जहां पर सामानों को रखा जाता है। ये कौन से सामान होते हैं? ये जो सामान खरीदे जाते हैं और बच जाता है, जो वो एक्सपोर्ट नहीं करते हैं बाहर कंट्रीज में,
व्यापार नहीं कर पाते हैं, उनको क्या करते हैं, व्यापारिक कोठे में, व्यापारिक अड्डे में क्या करते हैं, उसको स्थापित करते हैं, इसको फैक्ट्रीज कहा जाता है। अब फैक्ट्रीज अगर आप देखेंगे तो भरूच में है, सूरत में है, आगरा में है, नागपट्टनम में है, चिंसुरा में है, मछलीपट्टनम में है, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। आंसर हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को किस राजकुमारी से विवाह के लिए मुंबई दहेज में मिला था? तो किससे विवाह किया था? तो मुंबई दहेज में मिला था तो पुर्तगाली की राजकुमारी थी जिनका नाम था, पोर्टुगीज राजकुमारी थी जिनका नाम था कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा। कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा से यहाँ पे क्या किया था, इन्होंने विवाह किया था। यहाँ पे पोर्टुगीज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, नाम यहाँ पे हो जाएगा कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा। ईयर लिखना हो तो 1661 लिख सकते हो। 1661 में दोनों के बीच में शादी हुआ था। बाद में 1668 में 10 पाउंड पर ईयर पर इसको दहेज, मतलब इसको दे दिया था किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को, चार्ल्स द्वितीय ने। ठीक है, यहाँ पर कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा हो जाएगा। यहाँ पे शादी किससे हुई थी? तो पोर्टुगीज, पुर्तगाल की महारानी थी, इनका नाम था कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा। ठीक है। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन के लिए बिहार बहुत फेमस था। बिहार पीसीएस में क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, अफीम उत्पादन के लिए क्या फेमस है, कौन सी जगह है? तो अफीम उत्पादन के लिए बिहार बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, आज भी कुछ क्षेत्रों में अफीम इनलीगल तौर से उगाई जाती है बिहार में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? इसमें से कौन सा चीज गलत है? गलत हमें फाइंड आउट करना है। हैक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध सही है। लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध। ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? संधि का नाम पता है? सगौली संधि, ट्रीटी ऑफ सगौली हुआ था। ठीक है, 1813 1814। लॉर्ड वेलेस्ली आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी सही है। 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली हुआ करते थे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, गलत है। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से लेकर के 1806 के बीच में हुआ और इसके बीच में लॉर्ड वेलेस्ली हुआ करते थे भारत के गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की? दीवानी किसने प्रदान की ईस्ट इंडिया कंपनी को? दीवानी प्रदान करने वाला कौन था? तो दीवानी राइट मतलब क्या होता है? लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का राइट। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का राइट किसने दिया था? शाह आलम द्वितीय ने दिया था। आंसर हो जाएगा इसका सी, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तथाकथित काल कोठरी की घटना संबंधित है 1756 में। ठीक है, मैंने कल पूरी कहानी सुनाई थी। एक किताब है, उस किताब का नाम है अलाइव द वंडल। अलाइव द वंडल में जेजेड हॉलवेल ने किताब लिखी है और वहां पर काल कोठरी की घटना कहा जाता है, इसको ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए ब्लैक होल ट्रेजेडी कब हुआ था? 1756 में हुआ था। इसको तत्कालिक कारण माना जाता है प्लासी के युद्ध के लिए। ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था? तो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग के शासनकाल में। आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पर 1813 1814 के बीच में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था और आखिरी में यहाँ पर सगौली की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ सगौली हुआ था। ठीक है, उसमें बाद में जाकर लॉर्ड फ्रांसिस हेस्टिंग को मर्किस का टाइटल भी दिया गया था, बहुत रिस्पेक्टफुल टाइटल होता है। आगे देखते हैं, सिंध पर ब्रिटिशों ने कब कब्जा किया? तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया था, याद है क्या बच्चा? 9 NSBB। ठीक है, एन हो गया 1816 हो गया, 1843 हो गया आपका, 1865 हो गया और ये हो गया 1885। ठीक है, एन से नेपाल, एस से सिंध, बी से भूटान और बी से बर्मा हो गया। ठीक है, तो इन एरियाज को ब्रिटिशर्स ने इस ईयर में कैप्चर किया था। अब हमको बताना क्या है? सिंध बताना है। सिंध कब हुआ था? 1843 में हुआ था। 1843 में स्लेवरी को भी भारत से खत्म किया गया था, दास्तां को भी भारत से खत्म किया गया था। उस समय कौन था गवर्नर जनरल? अगर मैं गलत नहीं हूं तो लॉर्ड एरनबॉरफ हुआ करते थे। ठीक है, उनका नाम था लॉर्ड एरनबॉरफ। यहां पे हम लॉर्ड एरनबॉरफ लिख लेंगे। ठीक है, चलिए। NSBB नेपाल, सिंध हो गया, भूटान हो गया और बर्मा हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा। ये इसी चार में से क्वेश्चन पूछता है घुमा करके, कभी ये वाला पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा। ठीक है, चलिए हम दो पार्ट में हमें करते हैं इसको।
सेशन को कवर करते हैं। जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, जो भी लोग मेरे देखा सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, बाय।